हेलो फ्रेंड्स, सेलेनियम ऑटोमेशन ट्यूटोरियल के अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अपने लास्ट सेशन में सेलेनियम ऑटोमेशन के माध्यम से बस हमने एक पेज को लॉन्च करना सीखा था और साथ ही साथ कैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, उसका कैसे सेटअप करेंगे, क्रोम ब्राउजर को कैसे, उसका प्लगइन कैसे ऐड करके अपने प्रोजेक्ट में उसको लॉन्च करेंगे, उसके लिए हमने एक छोटा सा एक टेस्ट स्टेप लिखा था। बट आज के सेशन में हम थोड़ा सा इन चीजों का एक डिटेल स्टडी करेंगे कि अगर हमें रियल टाइम पे कोई एप्लीकेशन मिलती है तो उसको हमें कैसे ऑटोमेट करना है, उसके बारे में कैसे कैसे हमें काम करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ अपने इस एंड्रॉयड स्टूडियो में, नॉट एंड्रॉयड स्टूडियो, इक्लिप्स के अंदर हम बेसिकली कैसे टेस्ट एनजी को इंटीग्रेट करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आप किसी भी वेबसाइट को लॉन्च करने जा रहे हैं, उस वेबसाइट को लॉन्च करके उसके अंदर यूआरएल को वैलिडेट करने जा रहे हैं, साथ ही साथ आप उसके अंदर लॉगिन करा के या रजिस्ट्रेशन करा के देखना चाहते हैं कि यूजर रजिस्टर हो रहा है या नहीं, कोई पेज सर्च हो रहा है या नहीं, कोई आइटम क्लिक हो रहा है या नहीं, ये सब देखना चाहते हैं, तो इन सारे स्टेप्स को अलग अलग हमें लिखना होता है। इन सारे स्टेप्स को अलग अलग मॉड्यूल में लिखना होता है, जिसको हम टेस्टिंग की भाषा में टेस्ट स्टेप्स बोलते हैं। टेस्ट, तो जैसे मैंने अभी एक रेंडमली एक क्लास बनाया, मेन बनाया और एक सेलेनियम का 2-3 लाइन का कोड लिखा, वेब ड्राइवर यूज करा, वेब ड्राइवर से गेट मेथड चलाया और हमारी ब्राउजर लॉन्च हो गई। ठीक है, अब हम चाहें तो इसी के अंदर ही सारा कोड लिख दें, हम इसी में ही अब अगला जो भी स्टेप करना है इसी में ड्राइवर डॉट फाइंड बाई एलिमेंट चलाएं, उसके एलिमेंट निकालें, एलिमेंट के ऊपर जो भी करना है करें। बट ये एक स्टैंडर्ड नहीं होता है। स्टैंडर्ड ये होता है कि आपको किसी टेस्टिंग एप्लीकेशन पे काम करने के लिए अगर आप प्रोग्रामिंग का नॉलेज रखते हैं तो एक टेस्टिंग फ्रेमवर्क रेडी कर दीजिए। तो टेस्टिंग के बहुत सारे फ्रेमवर्क्स बनाए जा सकते हैं, जैसे एक हाइब्रिड फ्रेमवर्क होता है, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो और बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं, नंबर ऑफ फ्रेमवर्क होते हैं, वो हम क्रिएट कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हमें जो टेस्टिंग में आगे लेवल पे चीज़ें पढ़नी है वो ये पढ़ना है कि हम टेस्टिंग एप्लीकेशन के लिए कैसे अपना बढ़िया से बढ़िया फ्रेमवर्क रेडी करें, हम कैसे कॉमनली यूज्ड लॉजिक को सेपरेट करके कहीं पे रखते हैं, जब भी जरूरत पड़े उसे हम यूज कर लें। तो ये सब बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको हमें सीखना है। अच्छा, साथ ही साथ हम अपने जो टेस्ट स्टेप्स होते हैं उसको अलग अलग जगह पे लिख लें और जब जरूरत पड़े उसको हम कॉल कर लें। और ये सारा चीज तो हम सीखेंगे, लेकिन जो प्राइमरी चीज है वो ये है कि हम अपने टेस्ट स्टेप्स को लिखें कैसे। जैसे ब्राउजर को ओपन करना एक टेस्ट स्टेप्स हो गया, ठीक है। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है टेस्ट केस और एक होता है टेस्ट स्टेप। यहाँ पे आपकी मैनुअल और टेस्टिंग थोड़ा सा मतलब हेल्पफुल होता है। आपको टेस्टिंग का मतलब तो मैंने थोड़ा बहुत समझाया था कि भाई टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपके पास कोई एप्लीकेशन है, कोई साइट है, कोई वेबसाइट है, कोई भी किसी भी टाइप की एप्लीकेशन है। फिलहाल हम किसी भी टाइप की नहीं, यहाँ वेब एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ऐसे किसी भी एप्लीकेशन को भी हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन के केस में अगर कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट प्रॉपरली चल रही है नहीं, क्लाइंट ने जो रिक्वायरमेंट दिया है वो हम समझें। तो टेस्टिंग की भाषा में जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोजेक्ट के जो मॉड्यूल्स होते हैं ना, उन सारे मॉड्यूल्स के लिए टेस्ट केस बनाए जाते हैं। अब टेस्ट केस क्या बन सकता है मैं आपको बताऊं। लॉग इन करना एक हमारा टेस्ट केस बन सकता है, यूजर लॉग इन कर रहा है, लॉग इन फंक्शनलिटी एक टेस्ट केस है, रजिस्ट्रेशन एक टेस्ट है, फॉरगेट पासवर्ड अगर हमें चेक कराना है कि सही काम कर रहा है कि नहीं, वो टेस्ट केस है। और अब यूजर ने ब्राउजर को ओपन करा, ब्राउजर करके हमने कीबोर्ड से एक वैल्यू एंटर करी, कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करी, टेक्स्ट फील्ड में गया, पहले पहले टेक्स्ट फील्ड में एंटर हुआ, फिर दूसरे टेक्स्ट फील्ड में एंटर हुआ, फिर सबमिट बटन पे क्लिक हुआ। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप आप सोच रहे हो, दैट इज कॉल्ड टेस्ट स्टेप्स। तो एक टेस्ट केस के अंदर बहुत सारे टेस्ट स्टेप्स होते हैं, ऐसे समझ रहे हो। तो अब मान लो कि आप एक मेन मेथड बनाओ और मेन मेथड के अंदर ही सारा कोड लिख दो। अब जावा में ही उप्स
में जब आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो क्या सारा लॉजिक एक ही मेथड में लिख डालते हो? नहीं, हर एक काम के लिए अलग अलग मेथड बनाना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे यही मेरी क्लास है, इस क्लास में अब आपको क्या करने लेना चाहिए? मेथड बना लेना चाहिए। देखिए अब यहीं पे क्या चीज का रोल आता है? प्योर प्योर जावा ऊप्स के कंसेप्ट का रोल आता है। ठीक है, तो अगर आपको ऊप्स आता है, मेथड बनाने आता है, स्पेशली रिटर्न टाइप, नॉन रिटर्न टाइप, लूप चलाने आता है, तो आप बिल्कुल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हो। तो अब आपने एक मेथड बना दिया पब्लिक वाइड, है ना, ओपन ब्राउजर, या मैं लिख देता हूं जी लॉग इन, ऐसे करके लिख देता हूं, डू लॉग इन या जो भी है। तो लॉग इन का एक अलग मेथड बना दिया, क्योंकि एक ही मेथड में सारा लॉजिक लिख दोगे तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने एक अगला मेथड बना दिया जी, अगर हम लॉगिन करवा रहे हैं फिर रजिस्टर का मेथड बना दिया, या सर्च अगर हम करवा रहे हैं किसी वेबसाइट में, सर्च की फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो हमने एक सर्च का मेथड बना दिया। तो ऐसे आप अपने प्रोजेक्ट के जो टेस्ट केस होते हैं ना, वो हर एक टेस्ट केस के लिए टेस्ट मेथड बनाने चाहिए, मेथड बना लेना चाहिए। अच्छा, अब आपको क्या होगा कि जैसे आप एप्लीकेशन चलाओगे तो जो लॉगिन वाला कोड होगा, यानी कि जो टेस्ट स्टेप्स होंगे लॉगिन के, वो इसके अंदर लिखना चाहिए, इसके अंदर लिखना चाहिए सारा। सर्चिंग का जो होगा वो इसके अंदर लिखेंगे, सर्च वाले में लिखेंगे। ब्राउजर ओपन करने वाला होगा, वहां पे हम ओपन ब्राउजर का एक मेथड बना देंगे, ठीक है, उसके अंदर लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैं एक बना लेता हूं पब्लिक वाइड ओपन, ठीक है, ओपन ब्राउजर, लॉन्च ब्राउजर, जो भी, ये मैंने बना दिया। तो पहले ब्राउजर ओपन करवाओगे, फिर ब्राउजर ओपन करा के जी आप लॉगिन करवाओगे, फिर कोई सर्च करोगे, क्या पता सर्च पहले हो या लॉगिन बाद में हो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर आप ये मेथड्स बनाए हो तो इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा कहीं से। तो इसको कॉल कैसे करा जाएगा? मेन मेथड से? क्या हर जगह ऐसे मेन मेथड बनाना होता है क्या हमें? नहीं, सेलेनियम कहता है कि भी जो आपकी ये मेथड्स होते हैं, ये एक, आप क्या बोल रहे हो इस मेथड को? टेस्ट केस। तो ये टेस्ट केस मैं कैसे समझूं कि भाई ये टेस्ट केस है? ये मुझे कैसे समझ में आया कि ये आपने ओपन ब्राउजर एक टेस्ट केस लिखा हुआ है, लॉग इन करना एक आपके लिए टेस्ट केस है, सर्च करना एक टेस्ट केस है, उसके अंदर टेस्ट स्टेप लिखोगे, ब्राउजर ओपन कराना। देखिए एक टेस्ट केस, मेथड मतलब एक टेस्ट केस हो गया, लेकिन कोई भी मेथड एक टेस्ट केस के रूप में कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये कैसे सेलेनियम को पता चले? तो सेलेनियम के पास इसकी कोई लाइब्रेरी नहीं है, अपनी कोई लाइब्रेरी नहीं है जिससे सेलेनियम ये समझ पाए कि भैया ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है, ये टेस्ट केस है, और ये सारे टेस्ट केस चलने के बाद लास्ट में कुछ रिजल्ट भी दे दे, टेस्ट रिजल्ट भी वो दिखा दे। सेलेनियम के पास इसकी भी लाइब्रेरी नहीं है, तो फिर क्या करें? आपको अगर याद हो तो आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी, जब आपने मेवन प्रोजेक्ट बनाया था तो आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी जे यूनिट था, जो कि pom.xml में पड़ा होता है। अगर आपने रिमूव नहीं किया होगा तो, मैंने तो रिमूव कर दिया होगा, मुझे याद है, क्योंकि जे यूनिट जो है वो क्या है? जे यूनिट एक एक समझ लो एक काइंड ऑफ प्लगइन है, एक टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है, टेस्टिंग लाइब्रेरी है, जो ये काम करती है। क्या काम करती है? ये सेलेनियम को बता सकती है कि भाई ये जो मेथड है ये टेस्ट केस है। लेकिन जे यूनिट जो थी ना, वो स्पेशली डेवलपमेंट के लिए, और डेवलपर्स वगैरह यूज करते हैं वो लोग अपने। लेकिन सेलेनियम के केस में जो पॉपुलर टेस्टिंग का फ्रेमवर्क है वो है टेस्ट एनजी, वो है टेस्ट एनजी। तो टेस्ट एनजी को हमें अपने इस इक्लिप्स में डालना पड़ेगा। जब हम अपने इक्लिप्स में टेस्ट एनजी को डाल देंगे ना, तो टेस्ट एनजी के, अच्छा टेस्ट एनजी है क्या? टेस्ट एनजी, राइट, तो पहले आप समझिए टेस्ट एनजी है क्या। टेस्ट एनजी बेसिकली टेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, कुछ इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं, मेथड्स हैं, और ज्यादातर इसके अंदर एनोटेशंस ही हैं। और ये जो टेस्ट एनजी है ये जे यूनिट से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई थी, ठीक है, और जे यूनिट से थोड़ा ज्यादा फीचर है इसके पास। इंस्पायर्ड तो उसी को देख के बनाई गई थी, लेकिन उसके पास ज्यादा फीचर है। यहाँ टेस्ट एनजी में एनजी जो है मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, ये एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन, क्योंकि ये जे यूनिट की एक नेक्स्ट जनरेशन है। जे यूनिट लेकिन अलग कंसेप्ट है, और टेस्ट एनजी लेकिन है दोनों एक ही चीज, लेकिन टेस्ट एनजी में ज्यादा फीचर है इन कंपेरिजन टू जे यूनिट। एन यूनिट भी एक कंसेप्ट है। बहुत सारे ऐसे टेस्टिंग के फ्रेमवर्क मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारे।
टेस्ट एनजी है, कुकुम्बर है, और बहुत सारे हैं, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं। ठीक है, तो फिलहाल टेस्ट एनजी को हमें यहां पे लाना पड़ेगा। अच्छा, रोल क्या है टेस्ट एनजी का, ये भी बात समझना जरूरी है। हमें ये बताना है, देखो हमने एप्लीकेशन, हम चाहें तो अपने मेथड में हम एक ही मेथड में सारा लॉजिक लिख दें। अब हम अलग अलग मेथड में अपने अलग अलग टेस्ट स्टेप्स को लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं इस मेथड में अलग टेस्ट स्टेप हो, अगले में अलग टेस्ट स्टेप हो, उसके में अगले अगले में अलग टेस्ट स्टेप हो। तो इसके लिए एक एनोटेशन होता है @टेस्ट। क्या होता है? @टेस्ट। ऐसे हम लिखेंगे और वो आ जाएगा। लेकिन @टेस्ट यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि मैंने अपनी इक्लिप्स के अंदर टेस्ट एनजी नहीं डाला है। टेस्ट एनजी को लाने के लिए 3 तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका यह है कि हम टेस्ट एनजी की जो जार फाइल है मैन्युअली इंटरनेट से डाउनलोड करें और अपने प्रोजेक्ट की प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे जो हमारा जावा बिल्ड पाथ आता है, ठीक है, जावा बिल्ड पाथ आता है, यहाँ नहीं आएगा तो अपने प्रोजेक्ट में जाके देख लीजिएगा, यहाँ पे भी आपको मिलेगा। ठीक है, एक बार डबल क्लिक करके इसे दोबारा ओपन करता हूँ। प्रॉपर्टी में जाके यहाँ पे जाइए और प्रॉपर्टी में जाके लिखिए जावा बिल्ड पाथ। यहाँ से जाके आप टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी नेट से डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ ऐड लाइब्रेरी में जाके ऐड कर लीजिए। या पहला तरीका। दूसरा तरीका, मैवन प्रोजेक्ट किस लिए काम में आता है? मैवन प्रोजेक्ट बनाए हो तो pom.xml में एंट्री कर दो ना यार, आपकी टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी यहीं पे आ जाएगी। इसीलिए तो मैवन प्रोजेक्ट हमने बनाया था, मैवन टाइप का प्रोजेक्ट, नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं बनाया था, इसीलिए बनाया था मैंने। तो यहाँ pom.xml में एंट्री कर देंगे, आ जाएगा टेस्ट एनजी। तीसरा तरीका है कि आप क्या कर सकते हो, आप हेल्प में जाके यहाँ से इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में जाके इक्लिप्स टेस्ट एनजी की मार्केट प्लेस से जाके आप टेस्ट एनजी इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे उसका यूआरएल वगैरह ऐड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन और अगर वहां ना मिले तो आप इक्लिप्स के यहाँ पे इक्लिप्स मार्केट प्लेस पे भी जाके टेस्ट एनजी को सर्च कर सकते हो, वो ऐड कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये टेस्ट एनजी इक्लिप्स के मार्केट प्लेस से लेके आओ। कल को मान लो कि मेरा ये प्रोजेक्ट कहीं और चलने चला गया, किसी और सिस्टम में चला गया और उस सिस्टम में उसके इक्लिप्स में टेस्ट इंजन नहीं होगा, तो फिर तो ये चलेगा ही नहीं प्रोजेक्ट, तो फिर तो बेकार हो जाएगा ना। और ना ही इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी लेके आओ, आप pom.xml में एक छोटी सी लाइन की एंट्री कर दो भाई टेस्ट एनजी का, अपने आप आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा, है ना। तो अभी ये सर्च हो रहा है, यहाँ पे आप टेस्ट एनजी लिख के सर्च कर सकते हो। टेस्ट एनजी की जो प्लगइन है ना, टेस्ट एनजी, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट प्लेस में अवेलेबल होगा तो आपको ये दिखा देगा। बस आपको उसे क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। ये देखिए टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स, इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल्ड नहीं आ रहा है, इंस्टॉल कर लीजिए। मैं नहीं करने वाला हूँ मैं इसे नहीं करूंगा। देखिए लिखा टेस्ट एनजी जे यूनिट टेस्टिंग यूनिट इंटीग्रेशन फंक्शनल सेलेनियम लिखा हुआ है। आप एक बार ट्राई करिएगा, मैं नहीं इंस्टॉल करूंगा। या तो अगर आप कहो तो मैं इंस्टॉल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं pom.xml में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, मैं बिना यहाँ से इंस्टॉल करे pom.xml में इसकी एंट्री कर दूंगा टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी का, तब भी मैं उसके अंदर की कुछ बने बनाए एनोटेशंस यूज कर सकता हूँ। तो देखिए पहले मैं बिगिनर था, मैं भी जावा के बैकग्राउंड से हूँ, मैंने भी पहले टेस्टिंग कभी भी नहीं करी थी, राइट। तो मुझे मतलब मेरे लिए ये सारी चीजें बड़ा अजीब थी। हाँ, डेवलपर के पॉइंट इतना भी जरूरत नहीं थी, कई बारी छोटी कंपनी में ही जरूरत नहीं होती है, लेकिन बड़ी कंपनी में यूनिट टेस्टिंग आपको लिखना पड़ता है। वो कहते हैं कि नहीं लिखो, तब हम आगे आपका डिप्लॉयमेंट करेंगे, या आगे आपकी जो आपने कोड लिखा उसे तब हम मानेंगे कि जी पास है। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि आखिर ये सेलेनियम से तो ये ऑटोमेशन होता है, बट आखिर ये टेस्ट एनजी क्या करता है। तो और हमने कभी टेस्ट मेथड कभी लिखा नहीं, नॉर्मल मेथड हम बनाते थे। तो फिर इन चीज पे जब हमने बहुत डिटेल स्टडी करी तो पता चला हाँ, हम अपना कोई मेथड ऐसे क्रिएट करके अपने जो टेस्ट केस, तो यहाँ पे किस चीज का समझना जरूरी है, टेस्ट केस के बारे में समझना जरूरी है कि आखिर ये टेस्ट केस क्या होता है, टेस्ट स्टेप्स क्या होते हैं। तो टेस्ट केस का मतलब एक कोई छोटा सा मॉड्यूल, जैसे लॉग इन करना, ब्राउजर को लॉन्च करना, कोई सर्चिंग ऑपरेशन करना। अब टेस्ट स्टेप क्या हो गए, जैसे मैंने आपको बताया ना, लॉग इन के अंदर किसी
टेक्स्ट फील्ड में डेटा एंटर करना, फिर दूसरे टेक्स्ट फील्ड में डेटा एंटर करना, फिर तीसरे बटन पे क्लिक मारना, क्लिक करते ही वहां से कोई मैसेज आएगा उसको रीड करना, उसको वैलिडेट करना, और जब वो वैलिडेट कर लिया, है ना, वैलिडेट करने का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज करो कि हमें पता है कि किसी टेक्स्ट फील्ड पे हम जब डेटा एंटर मारेंगे और लिख के सबमिट करेंगे तो वहां पे एक पॉपअप आता है जिसका नाम होता है लॉग इन सक्सेस करके, ऐसे मैसेज आता है। अब वो अगर मैसेज हमें मिलेगा तो हम टेस्ट केस मान लेंगे पास, और नहीं मिलेगा तो टेस्ट केस को कर देंगे फेल। ये सब कहलाता है उस टेस्ट केस, और उसके अंदर के सारे हो गए टेस्ट स्टेप्स। हम लिखेंगे अभी यहाँ टेस्ट केस, लेकिन लिखेंगे ऐसे, हाउ वी कैन राइट द टेस्ट केसेस। हम चाहे तो अभी लिखना शुरू कर दें, बट ये जो मेथड्स हैं ये एक टेस्ट मेथड्स हैं, ये हमें कैसे पता चले, तो इसीलिए हमें सारे मेथड के आगे @टेस्ट एनोटेशन लगाना पड़ेगा। ये एनोटेशन कहाँ मिलेगा, ये टेस्ट एनजी की एनोटेशन है। टेस्ट एनजी में ऐसे बहुत सारे एनोटेशन है जिसको अगर आपने पढ़ लिया तो आधी सेलेनियम उसी के ऊपर भी डिपेंड करती है, सेलेनियम का ही वो फ्रेमवर्क है। समझ लो कि तो अगर आप इंटरव्यू में गए, आपसे पूछा कि व्हाट इज टेस्ट एनजी, तो क्या बताओगे, आप बोलो भाई टेस्ट एनजी टेस्टिंग का एक फ्रेमवर्क है। ये जो सेलेनियम है ये तो हमें इनबिल्ट लाइब्रेरी, इनबिल्ट मेथड देती है ऑटोमेशन करने के लिए, कि भाई जैसे आप किसी बटन पे क्लिक कैसे करेंगे, आप किसी टेक्स्ट फील्ड में डेटा कैसे भेजेंगे, किसी चेकबॉक्स को कैसे वैलिडेट करेंगे, है ना, राइट क्लिक को कैसे कंट्रोल करेंगे, अलर्ट को कैसे हैंडल करेंगे, जे टेबल को कैसे हैंडल करेंगे। बट ये जो सारा चीज करोगे ये कहाँ पे लिखोगे, किसी मेथड्स में लिखोगे, किसी टेस्ट मेथड में लिखोगे, तो उस मेथड को हमें मेथड कैसे ट्रीट कराएंगे सर, उसके आगे एनोटेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एनोटेशंस, उसको प्रॉपर टेस्ट का रूप देने के लिए एनोटेशंस कहाँ से मिलेगा, टेस्ट एनजी। टेस्ट एनजी एक ऐसी फ्रेमवर्क है जो हमें बहुत सारे इनबिल्ट लाइब्रेरी देती है, बहुत सारे इनबिल्ट मेथड देती है, जो जे यूनिट से इंस्पायर्ड है, जिसके अंदर बहुत सारे एडिशनल फीचर हैं, जो हमें क्या करके देती है, जिसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरी है, फंक्शन है, जिसके माध्यम से हम अपने अलग अलग मेथड को टेस्ट मेथड बना पाते हैं, और उन मेथड्स के थ्रू जो फाइनली हमारी ये स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाती है, तो टेस्ट एनजी के अंदर फ्री मतलब रिपोर्टिंग जनरेशन का इनबिल्ट मैकेनिज्म है, वो रिपोर्ट भी जनरेट करके दे देगी कि हाउ मेनी टेस्ट केसेस हैज बीन पास्ड एंड हाउ मेनी टेस्ट केसेस हैज फेल्ड, वो भी करके दे देगी। समझ रहे हो, तो वो टेस्ट रिपोर्ट जिसको हम बोलते हैं वो जनरेट करने में हमें हेल्प करती है। जैसे मान लो कि मेरे पास दो टेस्ट केसेस हैं, ये पहला ये दूसरा है, और मैंने कहीं पे भी लिख दिया, ऐसा हो सकता है, और मैं चाहता हूं कि नहीं यही पहले टेस्ट केस चले, ये वाली बाद में चले, या ये पहले चले, ये बीच में चले, ये इसके चलने के बाद चले, या इसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए या ना डिपेंडेंट हो जाए, तो ये सारा चीज हमारा टेस्ट एनजी से होता है। तो आगे जो हम सेलेनियम में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, हम टेस्ट एनजी को इसमें इंटीग्रेट करेंगे, pom.xml में टेस्ट एनजी को इंटीग्रेट करेंगे, और टेस्ट एनजी को इंटीग्रेट करके जस्ट हम उसके सारे मतलब एनोटेशंस यूज करेंगे, और उसके बाद में रिपोर्ट भी आपको जनरेट करके देंगे, कितने टेस्ट केसेस पास हुए, कितने फेल हुए, ये सब टेस्ट एनजी से होगा। टेस्टिंग फ्रेमवर्क है। तो आप बस जाइए गूगल पे टाइप करिए टेस्ट एनजी मैवन डिपेंडेंसी। ठीक है, टेस्ट एनजी की मैवन डिपेंडेंसी, मैवन रिपोजिटरी हम निकाल लेते हैं भैया टेस्ट एनजी की, और डायरेक्टली अभी देखो ये 7.x है। ठीक है, हम 7.1 के 1 वाले को ऐड करेंगे, अभी 4 वाले पे नहीं जाके, ये हम टेस्ट एनजी की मैवन डिपेंडेंसी उठा के ऐड कर देंगे, दैट्स इट। जैसे हमने जे यूनिट की डिपेंडेंसी डाली थी, हमने नहीं डाली थी, अपने आप आ गया था, सॉरी ये क्या क्लिक हो गया भाई, ये कॉपी कर लेते हैं। हम चाहते तो देखो मैंने 3 तरीके बताए आपको, एक इंडिपेंडेंट लाइब्रेरी नेट से सर्च करो और डालो, एक होता है कि भैया आप टेस्ट एनजी की प्लगइन ऐड कर लो, है ना, वो बाकी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, और मैं आपसे कभी कहूंगा भी नहीं करो, क्यों करो यार, इतना जरूरी वाली चीजें पढ़ो, आपको ज्यादा से मतलब जो एकदम जरूरी है, जिसके बिना बिल्कुल काम ना चले, उसको करो आप। ठीक है, अब आपने ये टेस्ट एनजी की लाइब्रेरी ऐड कर दी, ये प्रोजेक्ट बना दिया, ये प्रोजेक्ट दूसरे इक्लिप्स में ले जाओगे, जिस भी इक्लिप्स में ले जाओगे, जिस भी मशीन पे ले जाओगे, उस मशीन पे बस आपको क्या करना है, इस प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करना है। मैंने ड्राइवर को आपके इसी फोल्डर में बना के क्यों डाल दिया, ड्राइवर हम अपने सिस्टम से ही ब्राउज करके ला सकते थे, बहुत से लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन मैं आपसे कभी नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप ड्राइवर जो है नेट से लाओ, या आप अपने सिस्टम में रख लो और वहां से ब्राउज करो। अगर ऐसा करोगे तो क्या दिक्कत होगी, दिक्कत यही होगी कि सिस्टम, ये प्रोजेक्ट दूसरे सिस्टम में कभी गया, फिर कल को आपको ड्राइवर ही नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या होती है कि ये प्रोजेक्ट दूसरे सिस्टम में जाता है, कब जाता है, जब इस प्रोजेक्ट को हम मतलब इसका कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करते हैं, इसका और इसका कंटिन्यूअस डिप्लॉयमेंट होता है, उस केस में इसकी जरूरत पड़ती है। मतलब जब रियल प्रोजेक्ट बनते हैं ना, तो प्रोजेक्ट को यहाँ पे टेस्ट नहीं करते हैं हम इक्लिप्स में चला के, हमारे पास प्रोजेक्ट को चलाने का इनबिल्ट सर्वर होता है, जिसको हम बोलते हैं जेनकिन सर्वर। तो जेनकिन के अंदर हम इसको डिप्लॉय करते हैं, और जेनकिन में ये स्क्रिप्ट को चला देते हैं, ये ऑटोमेटिकली हमारे टेस्ट केस चलते रहते हैं,
आपको क्या लग रहा है कि हमें चला के छोड़ देना है, मतलब बार बार आना है उसको चलाना है रियल टाइम पे? तो भाई ऐसा काम होता है ना कि हम बस आते हैं और एक बटन पे क्लिक मारते हैं और टेस्ट हमारे सारे चलने शुरू हो जाते हैं। आपने कहा इक्लिप्स में आके कर लो, सर्वर की क्या जरूरत है? अरे इक्लिप्स अगर मान लो सिस्टम बंद कर दोगे, इक्लिप्स बंद हो जाएगी। स्क्रिप्ट ऐसी होती है जो दो दो दिन तक चलती रहती है ना? तो जेनकिन का यूज होता है, मैं बताऊंगा आपको आगे, चिंता ना करिए। यहाँ पे आइए org.testing टेस्टिंग टेस्टिंग, ठीक है, मैंने टेस्टिंग लाइब्रेरी ऐड कर दिया। अब जरा देखिए, आप जो एनोटेशन यहाँ पे यूज कर रहे हो वो एनोटेशन यहाँ पे काम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने पहले इस क्लास को मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ। एक मिनट, ये हैंग कर रहा है। बस आपको जो एनोटेशंस हैं वो अब एनोटेशंस यहाँ पे इंपोर्ट होने शुरू हो जाएंगे, राइट। ये देखिए, ओके, मुझे लग रहा है इसके अंदर कोई और कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं करनी है। आई नीड टू चेक कि भाई इसमें कुछ और चीज़ें मुझे कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है। ओके, तो गाइस चलिए इस चीज़ को मैं अपने अगले सेशन में बताता हूँ कि क्या कॉन्फ़िगर करनी होगी। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।